हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन अमेज़ॉन की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और वो जो नई सर्विस है उसका नाम है RDS। एंड ये जो सर्विस है इसका फुल नेम है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो ये आता है कि यार ये डेटाबेस होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट टाइम पे मेरे को डेटाबेस का कैसे पता चला कि इस तरीके की कोई चीज़ दुनिया के अंदर अवेलेबल भी है या नहीं है। मैं मेरे कॉलेज डेज में था एंड उस टाइम पे क्या हुआ, हमको सर ने एक प्रोग्राम दिया। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि वहाँ पे आपको इनपुट लेना रहता था स्टूडेंट का नेम लेने के बाद में नंबर लेने रहते थे कि उसको फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए और मैथ के अंदर कितने नंबर आए। एंड उसके हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। एंड जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे देन हम ऐसा रहता था कि आपने 5-6 स्टूडेंट्स की डिटेल्स डाल दी। देन आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे श्योर डिटेल्स तो आपको पूरी की पूरी टेबल दिख जाएंगी कि जो गौरव है उसके फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, मैथ में इतने हैं और इसके इतने परसेंटेज हैं। सेम वैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डाली थी उनका डाटा वहाँ पे दिख जाता था। बट होता क्या था, जैसे ही हम प्रोग्राम से बाहर निकलते थे एंड उसके बाद में उस प्रोग्राम को वापस चलाते थे तो हमको वहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं दिखती थी। देन मैं मेरे सर के पास गया एंड मैंने उनको बोला कि सर मैंने जो लास्ट टाइम पे डाटा डाला था वो कुछ भी वहाँ पे नहीं है। जब भी मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ ये हर बार मेरे से डाटा पूछता है और उस टाइम पे मैं जो डाटा डालता हूँ केवल वो ही डाटा मेरे को दिखता है। बाकी जो मैंने पहले डाला था, कल डाला था, परसों डाला था, वो डाटा कहाँ चला जाता है। तो फिर सर ने मेरे को पहली बार ये चीज़ बोली थी। इस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकता है कि जो भी डिटेल्स एक स्टूडेंट डाल रहा है या जो भी डिटेल्स तू डाल रहा है तेरे प्रोग्राम के अंदर उसको तू किसी एक फाइल के अंदर स्टोर करवा दे, ठीक है। और जब भी नेक्स्ट टाइम पे प्रोग्राम तू एग्जीक्यूट करे तो सबसे पहले उस फाइल के अंदर जो डाटा है तो उसको रीड कर। तो मुझे अप्रोच अच्छी लगी, राइट, क्योंकि अब जब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो फाइल से वो सारा डाटा रीड कर लेता था जो मैंने 2-3 दिन पहले किया। और उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने वो सारी चीज़ अचीव कर ली है जो मुझे करनी चाहिए थी, कि मैं फाइल के अंदर डाटा राइट कर सकता था। नेक्स्ट टाइम पे जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तो मैं उस टाइम में फाइल से डाटा रीड भी कर सकता था। बट जैसे जैसे मैं आगे की क्लासेस में गया एंड आईटी के अंदर और ज़्यादा डीप डाइव किया तो मुझे समझ में आने लगा कि केवल फाइल के अंदर चीज़ स्टोर करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मीन्स अगर मैं फाइल के अंदर कोई भी डाटा रीड करता था या राइट करता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो एक स्लो ऑपरेशन था, वो एक फास्ट ऑपरेशन नहीं था और एक एफिशिएंट वे नहीं था डेटा स्टोर करने का एंड डेटा रिट्राइव करने का। और आप अभी के केस में मान सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र से कोई भी डिटेल मांगी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका नेम मांगा और उसके 3 सब्जेक्ट के नंबर मांगे एंड परसेंटेज मांगे, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मैं कोई एक एक्सेल सीट टाइप में कोई चीज़ बना रहा था जिसके अंदर मैं डेटा डाल रहा था एंड वहाँ से डेटा रिट्राइव भी कर रहा था। बट ये एक एफिशिएंट वे नहीं था। देन अगेन बात आती है कि अगर ये एफिशिएंट वे नहीं था तो क्या एक सही अप्रोच क्या थी, क्या होनी चाहिए थी। तो वो सर जिन्होंने मुझे बताया था कि तेरे को तू एक फाइल के अंदर डेटा रीड कर और राइट कर, वो ही सर नेक्स्ट सेमेस्टर में बोलते हैं कि अब आपको ये सारी की सारी चीज जो आप रिकॉर्ड्स एक एक्सेल सीट के अंदर डाल रहे हैं, यू हैव टू पुट दीज रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस। और उस टाइम पे मेरे को पहली बार समझ में आया कि डेटाबेस नाम की भी कोई चीज होती है और उसके अंदर अपन अपना डेटा स्टोर करते हैं। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ मैंने देखी कि डेटाबेस भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप का होता है, डेटाबेस भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और आपका अलग अलग डेटाबेस अलग अलग चीज़ के लिए यूज में आते हैं। आरडीएस सर्विस जो है ये रिलेशनल डेटाबेस के लिए है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपका जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर होता है और एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक हो सकती है। यहाँ पे मैं एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक हो सकती है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, यूं मान लीजिए कि आप आपकी टेबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाते हैं एक यूजर से। डेटा क्या है, यूं मान लीजिए जो डेटा है वो ये है, एम्प्लॉय का नेम क्या है और उसका सिटी कोड क्या है। या फॉर एग्जांपल अपन यूं मान लीजिए मैं राजस्थान के अंदर जयपुर से हूँ, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया वो हो गया गौरव शर्मा एंड अब उसका पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड क्या होता है, किसी को कोई भी कोरियर भेजते हैं या कोई भी एक पोस्ट ऑफिस से कोई भी एक पैकेट भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो अपन वहाँ पे पोस्टल कोड डालते हैं, राइट। अभी जो मेरी टेबल है उस टेबल के अंदर क्या डिफाइन है कि बंदे का नाम क्या है और उसका पोस्टल कोड क्या है। सेम वही अभी आपके पास एक दूसरी टेबल है जिसके अंदर आपने ये डिफाइन कर रखा है कि अगर पोस्टल कोड ये हुआ तो उसका सिटी का नेम ये है, अगर पोस्टल कोड ये रहा तो सिटी का नेम ये है। तो यहाँ पे आप एक टेबल की दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप है,
राइट, एंड आप ये डेटा रिट्राइव कर सकते हो जॉइन के हेल्प से। तो ये जो रिलेशनशिप होती है टेबल्स के अंदर, ये जो चीज़ होती है ये आप अचीव कर सकते हो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एंड इस सर्विस के अंदर अपन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब एक चीज़ वापस आएगी यहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं ये भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सिक्वल जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है, मारिया डीबी जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट माई सिक्वल जो है वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस है। पोस्टग्रेसक्यूएल जो है वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस है। ओरेकल में जो DB2 है वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो ये सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं अपने पास, जिसके अंदर आप टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और आप जब अलग अलग डेटाबेस यूज़ करेंगे तो आपको इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करते थे, ठीक है। और जब फाइल्स निकल गई, लाइक अब फाइल्स से डेटा स्टोर करते थे, देन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी आप डेटा स्टोर करने लग गए आपके डेटाबेसेस में, ठीक है। अब डेटाबेस को आप इंस्टॉल कहाँ कर सकते हो? मैं मेरे इस लैपटॉप के अंदर भी डेटाबेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, मेरे को यहाँ पे इस मारिया डीबी को कैसे इंस्टॉल करना है इस लैपटॉप में, उसकी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको ये करके नहीं दिखाने वाला, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैं मेरे इस लैपटॉप पे कर सकता हूँ। बट अगेन वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे भी कि अगर मैंने मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दिया और इसको मेरे लैपटॉप को मैं एज ए डेटाबेस अगर यूज़ करने लगा, तो पहला चैलेंज जो मेरे सामने आएगा वो ये आएगा कि इस लैपटॉप को मेरे को 24/7 टर्न ऑन रखना है। अगर ये बंद हुआ तो मेरा एप्लीकेशन जो इस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर रहा था वो स्टोर करना बंद हो जाएगा, मैं डेटा लॉस कर दूंगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि चलो मानो मैंने कैसे भी करके पावर सप्लाई ऑन भी कर दिया, इन्वर्टर लगा लिया और सारी की सारी चीज़ यहाँ पे कर ली, दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन सर्वर जो है वो मेरे डेटाबेस के अंदर डेटा डालेगा तो उसकी भी तो इसके साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट गया तो जो डेटा जो है वो यहाँ पे आ नहीं पाएगा एंड डेटा अगेन लॉस। तीसरी प्रॉब्लम आएगी स्केलेबिलिटी की। सपोज जो मेरा ये लैपटॉप है इसकी जो रैम है वो केवल 2 GB है, आप अभी के केस में इतना अज्यूम करके चलिए, एंड इसके ऊपर जो एप्लीकेशन सर्वर है वो बहुत, यूँ मानो एप्लीकेशन के पास बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं करोड़ों में, तो ये जो मेरा लैपटॉप है ये फट जाएगा। मीन्स ये इतनी हाई स्पीड से प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा डेटा की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि गौरव भाई आप क्या करो, EC2 पे जाओ एंड EC2 पे जाने के बाद में वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डेटाबेस इंस्टॉल कर दो, लाइक मारिया डीबी, माई सिक्वल, जो भी डेटाबेस आपको चाहिए, जो भी आपके एप्लीकेशन को चाहिए वहाँ पे इंस्टॉल कर दो और वो जो इंस्टेंस है उसको आप एज ए डेटाबेस यूज़ कर लो। आइडिया तो सही है क्योंकि मशीन 24/7 टर्न ऑन रहेगी, एंड दूसरा जो प्रॉब्लम था इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रॉपर रहेगी, एप्लीकेशन सर्वर के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेगी बेसिकली, ना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि डेटाबेस को कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम जो मैंने देखा है कभी भी उसको पब्लिक IP नहीं अटैच रहता है। तो मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी सही लगी कि यार हाँ मैं एक EC2 इंस्टेंस के अंदर डेटाबेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट यूँ मानो मैंने कर दिया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने डेटाबेस भी डाल दिया और मैं उस डेटाबेस को यूज़ भी कर रहा हूँ, बट जब मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया तो अब मेरे लिए टास्क देखो क्या क्या बढ़ गए। पहली चीज़ तो ये कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मैंने डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया। तो मेरी कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है। प्रॉब्लम क्या बची हुई है? फॉर एग्जाम्पल जब मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था तो मैंने उस टाइम पे उबंटू, यूँ मान लीजिए मैंने उबंटू 18 ले लिया। मैं वापस बोल रहा हूँ ये सारी इमेजनरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आई मीन ऐसा नहीं है कि मैंने उबंटू 18 लिया ही था, कभी भी मैंने कभी नहीं लिया, बट मान लीजिए मैंने उबंटू 18 ले लिया। अब हुआ क्या कि आज मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 6 महीने बाद किसी हैकर को, किसी अटैकर को या किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पता चला कि उबंटू 18 जो है इसके अंदर एक बग है और इसके कारण पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ये मान के चलिए। अब आप सोचिए कि वहाँ पे मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है और मुझे आज समझ में आ रहा है कि अरे यार उबंटू 18 तो हैक हो सकता है, गॉट इट। तो अब उस वहाँ पे पैचिंग कैसे करनी है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिक्योर करना है, अब ये काम आपका हो गया। तो अब आपको ये चीज़ भी मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ, आप यूँ मान के चलिए आपका जो EC2 इंस्टेंस था वो आपने AP South 1 के अंदर, AP South 1A जो अवेलेबिलिटी जोन है वहाँ पे आपने उसको क्रिएट कर रखा था और किसी कारणवश वो जो अवेलेबिलिटी जोन है वो
वो डाउन हो गया, अब आपका डेटाबेस अगेन डाउन हो चुका है। तीसरी प्रॉब्लम बताता हूँ, यूँ मान लीजिए कि आपका अवेलेबिलिटी जोन भी अच्छा चल रहा है, सिक्योरिटी के हिसाब से एकदम सही चल रहा है, बट करोड़ों यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, अब उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, रीडिंग का भी और राइटिंग का भी, डेटा रीड भी हो रहा है और डाटा राइट भी हो रहा है। तो डेटाबेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप रीड रिप्लिकास बना सकते हैं। तो जिससे क्या है कि जो रीडिंग के लिए जो भी क्वेरीज आएंगी डेटाबेस के पास कि भाई मुझे इस टेबल के अंदर से ये डेटा दो, इस टेबल के अंदर से ये डेटा दो, है ना, राइट कुछ नहीं कर रहे, केवल डेटा लेना है वहां से, तो आप रीड रिप्लिका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट जब आप एक रीड रिप्लिका कॉन्फ़िगर करोगे तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर आप या तो आप खुद का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एक EC2 इंस्टेंस के अंदर एक डेटाबेस इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर रहे हो, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा? इनका सॉल्यूशन मिलेगा कि आप जो अमेज़न है वो खुद एक डेटाबेस की मैनेज सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो जो सर्विस है उसका नाम है RDS। अगर आप RDS यूज़ कर सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको नहीं आएंगी। अगर कुछ पैचिंग भी करनी रही, ठीक है, हार्डनिंग करनी रही, तो ये सब काम AWS देखेगा। आपको कुछ नहीं करना, क्लिक 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 करके आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, एंड देन यू हैव टू यूज़ दैट डेटाबेस। आपको चाहिए कि आपको रिप्लिकास चाहिए, आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करनी है, मॉनिटरिंग करनी है आपके डेटाबेस की, तो वो सब आपको RDS करके दे देगा। बट अगर सेम यही चीज़ आप खुद से कॉन्फ़िगर करते तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो RDS के अंदर आपको ये सारी की सारी फंक्शनलिटी जो है ये एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। आप जस्ट क्लिक करोगे और आप बोलोगे कि यार मेरे को स्केलिंग करनी है मेरे डेटाबेस की, मेरे को एक नहीं, मेरे को 2 रीड रिप्लिका चाहिए, AWS तुरंत आपको वो चीज़ बना के देगा। और आपको ऐसा चाहिए कि आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में या फिर मल्टीपल रीजन के अंदर चाहिए, तो वो भी आपको AWS करके देगा। आपको जस्ट क्लिक 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 करना है, इतना ईजी सेटअप होगा, आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा। एंड मैं आपको मेरा रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था उस टाइम पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उन लोगों के पास खुद का मैनेज डेटाबेस था, वो खुद लोग उसको मैनेज करते थे, और मुझे वहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखने को दी गई थी, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे एक प्ले बुक लिखने को दी गई थी। एंड मेरे पास 3, 4 या 5 अलग अलग सर्वर्स मेरे को IP एड्रेस दे देते थे कि गौरव ये 5 IP एड्रेस हैं, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, और जब आपकी प्ले बुक चले तो इन पाँचों के पाँचों जो IP एड्रेस हैं इनके ऊपर डेटाबेस जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, वहाँ पे रिप्लिकेशन इनेबल होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम्स माउंट प्रॉपर होने चाहिए। तो इस तरीके की वो सारी की सारी डिटेल्स वो मेरे को दे देते थे, एंड मेरी प्लेबुक इस हिसाब से काम करती थी जैसा उनका रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ आपको AWS करके दे रहा है। जो काम मैं मेरे प्लेबुक से कर रहा था वो काम आपको यहाँ पे RDS करके दे रहा है। अब आपके दिमाग में एक आइडिया वापस आ गया कि आप एनसिबल प्लेबुक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा एनसिबल का प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो आप वो देखो, एंड ये जो चीज़ मैंने बोली है ऐसा करने का ट्राई करो। नाउ यहाँ पे अब आपको सीखना पड़ेगा खुद से। पहले तो ये कि कोई भी एक डेटाबेस उठा लो कि उसके अंदर रिप्लिकेशन इनेबल कैसे करते हैं, और अगर रिप्लिकेशन इनेबल हो गया तो उसको अब आपको एक या तो शेल स्क्रिप्ट लिखो, या फिर शेल स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हो तो आप एक एनसिबल प्लेबुक लिखो। एंड एनसिबल एंड शेल स्क्रिप्ट दोनों के ट्यूटोरियल्स फ्री में अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने RDS का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि अगर अपन RDS यूज़ करते हैं तो अपने को मैनुअली कुछ नहीं करना, जो AWS है वो खुद ये सारी की सारी चीज़ संभाल लेगा। अब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, अपन अपना फर्स्ट RDS क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एंड एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप मेरा AWS का प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर अब आपको मुझे ये बताना है कि RDS जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ऑन प्रेमाइसेस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन तीनों में से किसके अंदर RDS आता है, ठीक है। एंड बिहाइंड द सीन अगर आप RDS यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब आपका जो AWS है वो मैनेज करेगा, आपको केवल सर्विस यूज़ करनी है क्लिक 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 करके, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे अपन अपना फर्स्ट RDS क्रिएट करने वाले हैं। चलिए बाय बाय।